दो सुर्ख आंखें। मैंने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। उसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था। उसकी सुर्ख आंखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया। आयतुल कुर्सी का वर्द मेरी जबान पर जारी था और आंखें आंसू से लबरेज। दिसंबर का महीना चल रहा था। सर्दियां अपनी जोबन पर थी। दूर दूर तक हर चीज ने सफेद चादर तान रखी थी। अभी भी बर्फ रुई की मानद गिर रही थी। वक्फा वक्फा से देवार की दरख्तों की चाखें चटकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। गहरी खामोशी रूह तक मैं सनसनी पैदा कर रही थी। मिट्टी का कुशादा कमरा जिसको बीचों बीच जलती लकड़ियों का अलाव दिख रहा था। इसके इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में लिए बैठे थे। दादी अम्मा नजरें दगती लकड़ियों पर जमाए माजी के शकों की वर्ग गर्दानी कर रही थी। कुछ देर बाद गला खंगारते हुए गोया हुई कि ये उस वक्त का वाक़या है जब पानी की किल्लत के बहस में और स्नोपर आपा सैरी के वक्त पानी भरने जाते थे। स्नोपर आपा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। स्नोपर आपा कभी अजान से पहले और कभी अजान के फौरन बाद पानी भरने के लिए बर्तन ले आती और हमारे घर की दीवार पर बर्तन से ज़रबे लगाती। चूँकि मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता इसलिए मैं फौरन उठ जाती, अपने बर्तन उठाती और बाहर आ जाती। आ तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। दिल में ढेरों खौफ लिए हम सहज सहज कर कदम बढ़ाए जाते थे। घर तो चूंकि इस जमाने में इक्का दुक्का ही मौजूद होते थे। हमें पानी के लिए तवील मुसाफत तय करनी पड़ती थी। झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल होती तो हमारा दिल उछल के हल्के में आ पहुंचता। सनोबर अपर काफ़ी मजबूत असाब की मालिक थी, जबकि मैं काफ़ी डरपोक वाक़ई हुई थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी, 3 बच्चे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। शौहर तो रोजी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते तो महीनों बाद ही वापस लौटते थे। आगे आगे स्नोपर आपा होती थी जबकि पीछे मैं होती थी। कभी कभार तो मुझे वाज़ेह महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई और भी चलता आ रहा है। अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज़ में बखूबी सुनती थी, लेकिन मुझे स्नोपर आपा हमेशा नसीहत करती थी, कभी किसी चीज़ के पीछे ना जाना चाहिए। तुम कुछ भी देख लो, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने उनकी बात को दिल पर नक्श कर दिया। मैं अपने पीछे कदमों की छाप सुनकर जोर से आंखें बंद कर लेती और दिन में आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर देती। लेकिन जब तवील सफ़र तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूं महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई न देता। हमारा रोज़ का आना जाना था। एक रोज़ मुझे आवाज़ आई कि दीवार पर ज़रबे मारी जा रही हैं और मैं उठी, अपने बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर टक टक गई। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक्त हो। मैं बाहर गई तो देखा स्नोपर आपा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। ये समझ कर कदम रास्ते पर डाल दिए कि वो ज़्यादा दूर नहीं होंगी और मैं उन तक पहुंच जाऊंगी। और गिद्धरों की आवाज़ पल भर को मेरे कदम सख्त कर देती थी। मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उन तक नहीं पहुंच सकी। बिगड़े तनफ्फुस के साथ मैंने मसाफत तय की और जाए वो पहुँच कर मेरे अंदर सनसनी दौड़ गई। स्नोपर आपा वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा जहाँ पानी का कुआं था। ऐसा महसूस हो रहा था कोई पानी के डोल यके बाद देगरे अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना ज़रूरी न समझा और पानी का डोल उल्टाकर इस पर बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बाद बैठने के बाद भी पानी की आवाज़ बस्तूं आ रही थी। मुझे अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे कि पानी की आवाज़ से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई थी। मैंने लरजते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी का नामो निशान भी न था। वहाँ एकदम से सन्नाटा छा गया। मेरी हैरत की इंतहा न रही। लेकिन ऐन उसी जगह ऊपर घने दरख्त की शाख पर कोई अजीब सा परिंदा बैठा मुझ पर नजरें गाड़े हुए था। अजीब किस्म का परिंदा था। मैंने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। उसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था। उसकी सुर्ख आंखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया। आयतुल कुर्सी का विर्द मेरी ज़बान पर जारी था और आंखें आंसू से लबरेज। मैंने 1 मिनट के लिए भी रास्ते में रुकना मुनासिब नहीं समझा। अपने घर के पास पहुंचकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि उसी वक्त स्नोपर अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। उसके पास डोल भी थे। मैंने दरवाज़ा का फट खोलना चाह रही थी, लेकिन अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और बेहोश हो गई। आंखें खुली तो देखा इर्द गिर्द सब जमा थे। स्नोपर आपा के घर के सब अफराद भी बैठे हुए थे। मैंने पानी के लिए